धन्यवाद आपका। विकास कोटिया, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। चलिए अपन अभी तक जो पढ़ चुके हैं, मैंने वाक्य पढ़ा दिए थे और वाक्य के बाद जो अपना अगला टॉपिक शुरू होने वाला है उसको कहते हैं अपन विराम चिन्ह। क्या कहते हैं बेटा? विराम चिन्ह कहेंगे। और विराम चिन्ह को असल में पंजक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए, है ना, अभी अपन इस टॉपिक को समझेंगे और सीखेंगे। क्लियर है? देखिए, इसमें सारे चिन्ह इतने महत्वपूर्ण नहीं होते क्योंकि ज्यादातर चिन्हों का हम प्रयोग इतनी अधिकता से नहीं करते। कुछ चिन्ह ही ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम ज्यादा मात्रा में करते हैं, लेकिन सभी चिन्हों का हम अधिकता से नहीं करते हैं। कुछ चिन्हों का प्रयोग हम सर्वाधिक मात्रा में करते हैं, इसीलिए कुछ चिन्हों को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। और यदि कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो वो मुझसे क्लियर करके चलें। मैं बता दूं, कोर्ट का एग्जाम अगर किसी व्यक्ति को देना होता है तो कोर्ट के एग्जाम्स की बात करें या हम शॉर्ट हैंड की बात करें तो याद रखना, जब डिक्टेशन बोलती है तो वहां पर विराम चिन्हों का, या फिर आप सीपीसीटी का एग्जाम देते हो तो टाइपिंग करते समय हमें विराम चिन्हों का याद रखना पड़ेगा। क्या होता है कि आप अच्छे से जानते हो कि विराम चिन्ह अगर गलती से गलत जगह लगता है तो उस वाक्य का जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। याद रखना, जैसे हिंदी में भाव बदलने पर, है ना, सुर बदलने पर अर्थ बदलता है, वैसे ही विराम चिन्ह का स्थान यदि बदल दिया जाए तो वहां पर उस वाक्य का अर्थ भी बदल जाएगा। इसीलिए विराम चिन्ह को हम बड़ी सोच समझ करके लगाएंगे। हम एक्चुअल में होते क्या है विराम, तो थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी भाषा को बोलते हैं, जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो बोलते समय तो हमें पता है कि मुझे कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है, लेकिन इन्हीं भावों को प्रकट करते समय हमें यह नहीं पता होता है कि हम कहाँ, लिखित रूप में नहीं पता होता है। काय के रूप में? जैसे मान के चलिए बोल रहा हूं तो बोलते समय मैंने अचानक से रुक गया, चलिए फिर थोड़ा सा आगे चला, फिर थोड़ा थोड़ा करके रुक गया, फिर मैंने कहा अच्छा ओ ऐसा। ये शब्द क्या है? मैं बोलते समय प्रकट कर पा रहा हूं लेकिन लिखते समय नहीं। अगर मैं लिखता हूं अच्छा, अब आप इसको कौन सा अच्छा समझेंगे? नहीं समझ में आ रहा, तो आप अच्छे से समझ लें इस बात को कि जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो बोलते समय प्रकट होने वाले जो भाव या प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको आसानी से प्रकट कर सकते हैं, लेकिन लिखते समय नहीं। कैसे नहीं कर सकते? लिखते समय नहीं कर पाते हैं। तब लिखते समय हमारे मन में उठे हुए विचारों या भावों के साथ में जिन अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करना है उन अभिव्यक्तियों के स्थान पर या उन भावों के स्थान पर कुछ चिन्ह प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। एक बार मैं इसकी परिभाषा लिखा देता हूं, परिभाषा आप सभी लोग लिख लें, है ना। क्या है परिभाषा? परिभाषा देख लेते हैं। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं, भाषा को बोलते हैं तो विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति, विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति आसानी से हो जाती है। अभिव्यक्ति आसानी से हो जाती है, किंतु लिखते समय नहीं। लिखते समय नहीं। तब लिखते समय विभिन्न
भावों की अभिव्यक्ति के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। और अगर सही मायने में देखा जाए तो विराम चिन्ह दो ही प्रकार के होते हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो विराम का मतलब होता है बेटा रुकना। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना। और अगर सही मायने में देखा जाए तो दो ही विराम चिन्ह होते हैं, हिंदी भाषा को बोलते समय करते हैं। याद रखना, 18 से 20 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा को बोलते समय करते हैं। क्लियर है? ये आप लोगों को मैंने परिभाषा लिखा दी। परिभाषा के बाद इसके एक एक करके चिन्हों पर अपन बात करेंगे कि किस चिन्ह का प्रयोग हम कहां करते हैं। क्लियर है? जैसे सबसे पहले अपन प्रयोग करते हैं अल्प विराम। सबसे पहले प्रयोग क्या करते हैं? अल्प विराम। और अल्प विराम को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है कॉमा। क्या कहा जाता है? कॉमा कहा जाता है। और इसका ये निशान होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है? देखिए मैं आपको बताऊं, अल्प माने होता है कम और विराम माने होता है रुकना। यहां पर किसी भाषा को बोलते समय कुछ शब्दों या पदों या फिर वाक्य के मध्य में, किसी शब्दों या पदों या फिर वाक्यों के मध्य में हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तब वहां हम विराम चिन्ह यानी कि कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन, सीता, गीता, विनीत, है ना? या फिर ऐसे लिख सकते हैं सेब, केला, आम, अंगूर, है ना? ये शब्द या फिर पदों के मध्य में हो गया। इसके अलावा जब हम वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रोको मत जाने दो, है ना? या फिर ऐसे बोल सकते हैं रोको मत जाने दो। यहां पर जो भाव बदल रहा है, अर्थ बदल रहा है, वो कैसे बदल रहा है बेटा? केवल विराम चिन्ह के माध्यम से ही बदल रहा है। और इसमें हम काय का प्रयोग कर रहे हैं? अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ क्या बेटा? जल्दी जल्दी बताते जाएं, क्लियर होता जाए तो। इसके बाद मैं दूसरा कराऊंगा, जल्दी बताएं। गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी जल्दी बताएं इसका। ये पहला वाला क्लियर हुआ क्या? अल्प विराम कॉमा कहां लगाएंगे हम? चलिए, इसके बाद दूसरे नंबर का आता है, इसको कहते हैं बेटा अर्ध विराम। अर्ध विराम। और इसका निशान जो होता है ऐसे बिंदी और ऐसे, है ना? इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमीकोलन। क्या कहते हैं? सेमीकोलन कहते हैं, है ना? क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में जो विराम चिन्ह होते हैं लगभग एक जैसे होते हैं सभी, और सभी का प्रयोग भी लगभग एक ही तरीके से होता है, केवल पूर्ण विराम को। अगर हम पूर्ण विराम लगाएंगे तो इस प्रकार से लगाते हैं, लेकिन इसी को इंग्लिश में फुल स्टॉप कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? फुल स्टॉप
और उसमें उस चिन्ह का प्रयोग ऐसे करते हैं, जबकि हिंदी में इस प्रकार से करते हैं। तो केवल पूर्ण विराम ही एक ऐसा चिन्ह है जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में अलग प्रकार से और अंग्रेजी भाषा में अलग प्रकार से होता है, तथा सर्वाधिक मात्रा में हम पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा पूर्ण विराम का। अब सेमीकोलन की बात करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं विकल्पात्मक रूप में। काय के रूप में करते हैं? विकल्पात्मक रूप में करते हैं। कहने का मतलब जहां पर अल्प विराम यानी कि अल्प विराम से तो ज्यादा रुकना पड़े और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े। अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच का होता है अर्ध विराम। अल्प विराम से ज्यादा रुकना पड़े और पूर्ण विराम से कम। जैसे सोना एक बहुमूल्य धातु है, बहुमूल्य धातु है, किंतु मान सकते हैं, है ना, लोहे का भी कम महत्व नहीं है। लोहे का भी कम महत्व नहीं है। एक और समझ लेंगे, मेहनत ही जीवन है, मेहनत ही जीवन है। और यहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, थोड़ा ज्यादा रुकते हैं ना इसीलिए। आलस्य ही मृत्यु। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा? दूसरा वाला क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताएं। जल्दी जल्दी करते जाएं बेटा, जल्दी करें। ओके, तीसरे नंबर का देखेंगे बेटा। तीसरे नंबर का होता है पूर्ण विराम। तीसरा कौन सा है? पूर्ण विराम है। देखिए स्क्रीनशॉट आप लेते रहे, बाद में ये ना कहें कि सर हमने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, है ना। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का जो चिन्ह है बेटा मैं बता चुका हूं, इस प्रकार से डंडा खींचते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में इस प्रकार से प्रयोग करते हैं और इसको इंग्लिश में कहा जाता है फुल स्टॉप, है ना। जब हम अपनी कोई बात पूरी तरीके से समाप्त करते हैं तो समाप्ति के समय पर हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राधे श्याम स्कूल जाता है, और यहां मेरी बात समाप्त हो गई, इसीलिए यहां पर मैंने काय का प्रयोग किया? पूर्ण विराम का। इसमें एकहरा पूर्ण विराम के रूप में और दोहरा पूर्ण विराम भी कभी कभी प्रयोग होता है। जैसे हम आपको बता दें, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवाओशो दशरथ अजेर बिहारी दीन दयाल वेरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। ये क्या है? पूर्ण विराम है। और यहां देखो एक लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद पूर्ण विराम, और इसको हम दोहरा पूर्ण विराम कहते हैं। और इनका प्रयोग हम छंदों में करते हैं बेटा। कहां करते हैं? छंदों में करते हैं, और इन दोनों को ही हम पूर्ण विराम के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। कभी कभी आपने देखा होगा निबंध आते थे 12th क्लास में, तो एक ऐसे लिख के आता था, नारी और समाज, नारी और समाज, और ये सब लिखने के बाद ऐसे डंडा खींच के आता था। यानी कि ये बात यहां पर पूरी हो गई। अब आप इसको डिस्क्राइब करना है, जो भी करना है ना। साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य समाज का दर्पण। क्लियर है? ये क्लियर हुआ बेटा?
ओके नीरू जी बेटा, क्लियर हुआ क्या बेटा? ये जल्दी बताएं। तीसरे नंबर का क्लियर है? ओके। तीसरे के बाद अगला समझेंगे बेटा। ओके 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 ओके, सबको क्लियर है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परे वचन न जाए। ये सब बातें हैं, अपन फिर बात चर्चा में करेंगे। अगला वाला होता है, इसको कहते हैं प्रश्न सूचक। क्या कहते हैं बेटा? 4 वाला है उसको कहते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह, है ना। और प्रश्न सूचक को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और इसका आपने देखा होगा, जब भी हम किसी से प्रश्न करते हैं या पूछते हैं, तो प्रश्न करते समय या पूछते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रश्न सूचक चिन्ह कहा जाता है। हम किसी से प्रश्न करते हैं या पूछते हैं तो उस समय जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें हम प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आप कल आए थे, आप कल आए थे, आप आगरा से हो, आप आगरा से हो, है ना। तो इन सब में आप देख रहे हैं प्रश्न सूचक शब्द नहीं होता, फिर भी भाव प्रश्न का आएगा और उस भाव को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क के नाम से जानते हैं। यहां पर देखो कहाँ क्या शब्द दिए गए थे तो यहां तो आएगा ही आएगा, लेकिन इन वाक्यों में कहीं से कहीं तक भी प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं है, केवल भाव प्रश्न का है, तो यहां पे भी प्रश्न सूचक चिन्ह ही आएगा। क्लियर है? जल्दी बताएं बेटा, ये क्लियर हुआ क्या? इसके बाद 5वें नंबर का है, 5वें नंबर का है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह समझ लेते हैं बेटा। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या कहते हैं? MATORY, है ना। और इसका जो निशान होता है, ऐसे डंडा खींचेंगे और डंडे के नीचे बिंदी आएगी। एक तरीके से कहा जाए तो उल्टी आई बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उल्टी आई के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और एक चीज और इसमें याद रखी जाती है कि इसका प्रयोग हम हर्ष, यानी हमारे मन के अंदर खुशी हो, घृणा हो, शोक हो, है ना, आश्चर्य हो, ऐसे भाव जब हमारे मन के अंदर अचानक से आते हैं तब हम वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, हे भगवान, हे भगवान रक्षा करना। तो यहां भी हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हमेशा याद रखना बेटा, कभी कभी कई सारे बच्चे पूर्ण विराम के स्थान पर विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। जैसे लगाना डंडा होता है लेकिन उसके नीचे बिंदी भी ठोक देते हैं, तो इसे गलत माना जाएगा। ध्यान रखना, इसको क्या माना जाएगा? गलत मानेंगे। देखिए ये क्लियर हुआ क्या? 5वें नंबर का चिन्ह
5वें नंबर का चिन्ह क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं बेटा, रिप्लाई तो जल्दी किया करो। ओके, चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 5वें के बाद 6वें नंबर के चिन्ह की बात करें तो उसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह, उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह। कौन सा होता है बेटा? उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह। उद्धरण बोलेंगे या फिर अवतरण चिन्ह बोलेंगे, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहा जाता है? इन्वर्टेड कॉमा। और ये दो प्रकार से प्रयोग करते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, और दूसरे नंबर पे प्रयोग करते हैं दोहरा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। और इकहरा को बेटा इंग्लिश में देख लेंगे, इसका चिन्ह जो है ऐसे 6 बनाते हैं वैसे, और 9 बनाएंगे, है ना? ऐसे ही इसमें 6699 वाला बनेगा, है ना? कहने का मतलब जब शुरुआत होगी तो 66 के रूप में और क्लोज होगा तो 99 के रूप में, है ना? तो इसको हम कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और इसको कहेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहां तक क्लियर हुआ क्या बेटा? इकहरा को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहेंगे और दोहरा को डबल इन्वर्टेड कॉमा कहेंगे। इसका निशान जे और इसका निशान जे। इकहरा का प्रयोग कहां करते हैं? जब हम किसी वाक्य में या तो किसी पुस्तक का नाम आ जाए, या किसी लेख का नाम, या किसी कवि का उपनाम, या उसकी उपाधि, या फिर किसी पत्रिका का नाम, है ना, या फिर किसी रचना का नाम आए, तो उसे हाईलाइट करने के लिए, क्या करने के लिए? हाईलाइट करने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रामधारी सिंह, अब दिनकर इनका उपनाम है बेटा, तो यहां पर दिनकर पे भी लगा सकते हैं। दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार काय के लिए दिया गया था बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना के लिए दिया गया। उर्वशी रचना के लिए दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना के लिए दिया गया, या ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना के लिए वर्ष 1972 में दिया गया। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण था उसको मैंने अलग से लिख दिया गया। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला इनका उपनाम है। निराला की प्रथम रचना जूही की कली है। जूही की कली है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, किसी की महत्वता को समझाने के लिए। जबकि दोहरा क्या करता है? दोहरा कहता है कि कोई भी कोटेशन अगर किसी व्यक्ति ने कहा है और हम उसमें बिना कोई परिवर्तन किए जैसा उसने कहा है वही लिखें, उसे डबल में रखा जाएगा। जैसे उदाहरण समझ लें, आपको अच्छे से पता है सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं
तुम्हें आजादी दूंगा। तो आपको अच्छे से पता है जैसा उन्होंने कहा था, यहां पर मैंने उस लाइन को बिना किसी परिवर्तन के लिखा है, आपको अच्छे से पता है। तब मैं यहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करूंगा? डबल उद्धरण चिन्ह का। या आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी है, क्या दी है थोड़ा सा समझ लें। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। ठीक है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। तो यहां पर आपने देखा होगा कि जैसा उन्होंने परिभाषा में लिखा है पूरा के पूरा वही है, बिना किसी परिवर्तन के। तो डबल उद्धरण चिन्ह कहां प्रयोग करेंगे और सिंगल कहां करेंगे? क्लियर हुआ क्या बेटा? आप बताएं। जल्दी बताएं बेटा, क्लियर हुआ क्या? यस सर, क्लियर है। चलिए बेटा अगला देखेंगे सातवें नंबर का। सातवें नंबर का है बेटा योजक चिन्ह, जिसको हाइफन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइफन। सातवें नंबर का क्या है? योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह को कहा जाता है बेटा हाइफन, HYPHEN। और इसका जो निशान होता है वो इस प्रकार से होता है। कैसा होता है? इसका प्रयोग हम दो पदों या फिर दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सुख दुख, सुख दुख हो गया, या घर घर, है ना, या फिर पल पल, या फिर दिन दिन। तो इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे बेटा? हाइफन कहते हैं, है ना, योजक चिन्ह कहते हैं इसको। क्लियर है? इकरा उद्धरण चिन्ह सर पदवी या इंपोर्टेंट थिंग्स के लिए करते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, किसी भी कवि का उपनाम, किसी पुस्तक का नाम, किसी रचना का नाम, किसी पत्र पत्रिका का नाम, या किसी कवि की उपाधि, या फिर किसी कवि का उपनाम, है ना, जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हाईलाइट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर है बेटा? योजक चिन्ह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहां कोई परेशानी है नहीं। योजक चिन्ह में तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं है, सिंपल है। दो पद आएंगे, उनके बीच में जो चिन्ह लगता है उस चिन्ह को हम कौन सा कहेंगे? योजक चिन्ह कहेंगे, याद रखना। ठीक है, चलिए आठवें नंबर पे बात करते हैं। तो आठवें नंबर पे आता है कोष्टक, है ना। ये जो इसका निशान है वो इस प्रकार होता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट। हिंदी में एक ही ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैथ में, गणित में हम बहुत सारे ब्रैकेट्स यूज करते हैं, सिंगल, डबल, है ना। कहने का मतलब, सॉरी, सिंगल डबल नहीं, स्मॉल करते हैं, फिर मीडियम करते हैं, फिर ब्रॉड करते हैं, बड़ा वाला, है ना। बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, तीन प्रकार के कोष्टक करते हैं। फिर बार वाला भी आ जाता है ना। ठीक है, जैसे हमें कोई अपनी बात स्पष्ट करनी हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है रमेश, कोष्टक में लिखा रहता है गुस्से में। चले जाओ, है ना। तो ये गुस्से में यहां पर स्पष्ट किया। क्लियर है? कहने का मतलब हम किसी बात को
स्पष्टता करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी बात को स्पष्ट रूप से लिखने के लिए। ठीक है, जैसे धर्मराज। अब धर्मराज किसके विषय में कहा गया है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पांडवों के अग्रज का मतलब होता है बड़े भाई, अनुज मतलब छोटे भाई। अब बेटा करली ब्रैकेट हो, कोई भी ब्रैकेट हो, हिंदी में नहीं होता है ना, हिंदी में यही चलता है, केवल कोष्टक, सिंपल वाला। ठीक है, अगला होता है विवरण चिन्ह। अगला समझ लेते हैं 9वें नंबर का बेटा। 8वें तक क्लियर हुआ क्या? 8वें नंबर तक क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताएं बेटा। ओके, 8वें के बाद 9वें नंबर का आता है, इसको कहते हैं विवरण चिन्ह। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विवरण चिन्ह, कॉलन एंड डैश इसको इंग्लिश में कहा जाता है। 9वें नंबर का कौन सा होता है बेटा? विवरण चिन्ह होता है। और विवरण चिन्ह को कैसे लिखेंगे? इसका निशान बनता है ऐसे, है ना, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉलन एंड डैश। ठीक है, जब कोई बात किसी परिभाषा के रूप में प्रदर्शित करनी होती है या हेडिंग बनाते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए हम इस चीज का या उसका विवरण देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप कभी भी निबंध लिखते थे तो ऐसे लिखते थे प्रस्तावना, और प्रस्तावना लिखने के बाद यहां सामने इस तरीके से 2 बिंदी बनाते हैं और एक डैश करते हैं, तो कॉलन और डैश, इसको हम विवरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? इसको हम किस नाम से जानते हैं? विवरण चिन्ह के नाम से। क्लियर है? अगले वाला आता है लोप सूचक चिन्ह। कौन सा आता है? लोप सूचक चिन्ह, या लोप सूचक को इंग्लिश में कहा जाता है मार्क ऑफ ओमिशन। OMISSIO है ना, मार्क ऑफ ओमिशन। लुप्त सूचक चिन्ह, और इसका प्रयोग हम या तो आपने ऐसे बिंदी बिंदी देखा होगा, है ना, या फिर कभी कभी इस प्रकार से भी निशान बना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर आपने ये फिलिंदा ब्लैंक्स वाला देखा होगा, है ना। तो इसको कहते हैं मार्क ऑफ ओमिशन। क्या कहते हैं? मार्क ऑफ ओमिशन। जब हम कोई बात लिख रहे होते हैं तो लिखते समय किसी बात का लोप हो जाता है, और इस लोप को ही प्रदर्शित करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप गद्यांश पद्यांश लिखते हो, तो गद्यांश पद्यांश में लिखते समय आपने देखा होगा कोई भी पैराग्राफ आता है उसका हम संकेत लिखते हैं, और कैसे लिखेंगे? राम को रूप निहारते जानकी, कंगन के नग की परछाई, आते सब सुदे भूल गई, कर टेक रही पल टारते नहीं। है ना। तो आपने देखा होगा इसके इस लाइन के आखिरी शुरुआत के शब्द लिए और अंतिम शब्द लिए, बाकी जो कुछ था उस सब का क्या हो गया बेटा? लोप हो गया, लुप्त हो गया, गायब हो गया, और इसी को हम लोप सूचक या फिर मार्क ऑफ ओमिशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? 10वां नंबर का क्लियर हुआ क्या बेटा? जल्दी बताएं। 10वें नंबर के बाद आता है 11वें नंबर का। 10वां क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताएं। ओके, क्लियर है। 10वें नंबर का आता है विस्मरण। विस्मरण या हंसपद या त्रुटिपूरक,
है ना। और इसका जो निशान होता है बेटा ऐसे प्रयोग होता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेट। क्या कहते हैं? कैरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेट। इसका प्रयोग कहां करते हैं? जब कोई वाक्य या वाक्यांश हम लिखते हैं तो उस वाक्य या वाक्यांश को लिखते समय कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ शब्दों को लिखना भूल जाते हैं, या गलती से कोई शब्द लिखना भूल गए हो तो उस शब्द को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो जिस वाक्य में उस शब्द को जहां लिखना है उस स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर हम छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। जैसे मुझे लिखना था ग्वालियर जा रहा हूं, अब लिख गया मैं जा रहा हूं। अब भाई कहां जा रहा हूं ये स्पष्ट नहीं हो रहा, मुझे लिखना था ग्वालियर जा रहा हूं, तो यहां पर जो शब्द छूट गया है उसके स्थान पर इस चिन्ह को लगाएंगे, और जो शब्द छूट गया है तब हम उस छूटे हुए शब्द को उसके ऊपर लिख देते हैं। तो ये क्या कर रहा है बेटा, बाद में याद आया है इसीलिए विस्मरण कहते हैं। ये हंस के पैरों के समान है इसीलिए हंस पद कहते हैं, और इसने गलती को पूरा किया इसीलिए इसको हम त्रुटि पूरक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? एक बार रिपीट करूंगा, बाद में याद आया इसीलिए विस्मरण कहेंगे, हंस के पैरों के समान है इसीलिए हंस पद कहेंगे, और किसी गलती को पूरा कर रहा है इसीलिए इसको हम त्रुटि पूरक के नाम से भी जानेंगे। क्लियर है? विस्मरण, हंस पद या फिर त्रुटि पूरक चिन्ह किसको कहा जाता है? कोई दिक्कत? चलिए 12वें नंबर पे आता है बेटा लाघव चिन्ह। कौन सा आता है? लाघव चिन्ह। आराम आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज छूट रही हो, देखिए मैं सभी नहीं कराऊंगा, केवल महत्वपूर्ण पे कराऊंगा। लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप चिन्ह, लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप चिन्ह, है ना। और लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप चिन्ह का जो निशान होता है वो बेटा कैसा होता है? ये इसका निशान है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्रिविएशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्रिविएशन। ठीक है। जब कोई शब्द ज्यादा बड़ा है या किसी पद को लोप करके लिखना है, कम करके छोटा करके लिखना है, तो हम उस शब्द का पहला अक्षर लेते हैं और उसके पीछे इस चिन्ह को लगा देते हैं, और प्रसिद्धि, वो शब्द इतना प्रसिद्ध होता है कि लोप सूचक चिन्ह लगा होने के बाद भी उस शब्द को हम पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे शब्द लिखा होता है डॉक्टर, हम क्या करते हैं, इस डॉक्टर का डॉ ले लेते हैं और इसके बाद इस चिन्ह को लगा देते हैं, फिर भी ये चिन्ह लगा होने के बाद भी हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ऐसे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, तो इसको हम क्या कर देते हैं, मां से मंडल, या तो भोपाल पूरा लिख देते हैं या छोटा लिख देते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। तो इनके साथ जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ है इस चिन्ह को ही हम लाघव चिन्ह कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, सबको पता होगा इसको कौन सा कहते हैं। ऐसे कहीं मध्य प्रदेश लिखा हुआ है तब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मां बनाएंगे और प्र बनाएंगे, इसके साथ में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। अगला होता है 13वें नंबर का बेटा, जिसको कहते हैं निर्देशिका या निर्देशक चिन्ह।
और ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, होता योजक जैसा है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डैश। क्या कहा जाता है? डैश। उसका प्रयोग हम दो पदों के मध्य में कर रहे हैं, जबकि इसका प्रयोग एक वाक्य के रूप में किया जाएगा। जैसे उसने कहा वह कल आएगा, तो ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। क्लियर है? इसका प्रयोग हम वाक्यों के रूप में करेंगे, जबकि उसका प्रयोग काय के रूप में कर रहे थे? दो पदों के रूप में। देखो बेटा 13वें नंबर तक क्लियर हुआ क्या? 13वें नंबर तक क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताएं। ओके, 14 नंबर पे देखेंगे। 14 नंबर पे आता है तुल्यता सूचक चिन्ह। अगला कौन सा आता है बेटा? तुल्यता सूचक। किसका बेटा? निर्देशक चिन्ह का। जैसे निर्देशक को आप ऐसे मान सकते हैं, आपने कहानी वगैरह पढ़ी होंगी, तो कहानियों में ऐसे लिखा रहता है मोहन, और मोहन के सामने लिखा रहता है दिनेश। कोई कथन कहते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? तो डैश का प्रयोग करते हैं। वहां काय का प्रयोग करते हैं? डैश करके लिखना है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है? अगला है तुल्यता सूचक। और तुल्यता सूचक का जो मार्क्स होता है बेटा, इसको ऐसे कहेंगे, और इसको इक्वल मार्क कहा जाता है। ठीक है? जैसे 1 रुपये बराबर 100 पैसे, 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, है ना? तो ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, है ना? इक्वल का मार्क्स तो समझ में आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है संकेत चिन्ह। क्या आता है बेटा? 15 नंबर पे आएगा संकेत चिन्ह। और संकेत चिन्ह बेटा कई प्रकार से हो सकते हैं, या तो ऐसे स्टार बना हो, या ऐसे भी लगा हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे आ सकता है। लेकिन याद रखना, ये हमेशा बुलेट्स के रूप में आएंगे। इनको बुलेट्स जानते हो आप लोग, तो इनको कहा जाता है इंडिकेट। क्या कहा जाता है? इंडिकेट। और इंडिकेट शब्द से ही बना है इंडिकेटर, जो आपको निर्देश करता हो। क्या करता हो? संकेत करता हो बेटा, है ना? जैसे हम समझ सकते हैं, ऐसे कई बार लिखा होता है, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, है ना? हमें गीले हाथों से विद्युत के उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। ठीक है? तो ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है? कई जगह पर आपने ऐसे निशान भी देखे होंगे, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, केवल ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? 15 हो गए बेटा, आगे देखेंगे, है ना? एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा ना, पता नहीं क्या खुल गया, कॉल कुछ हो रहा था। ओके,
अगला देखेंगे, एक होता है पुनरुक्त। अगला कौन सा होता है? पुनरुक्त चिन्ह। पुनरुक्त या पुनरुक्ति चिन्ह, है ना। इसका जो निशान होता है बेटा वो ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है, और रिपीटेड मार्क कहते हैं। रिपीटेशन मार्क, जब कोई बात वैसी की वैसी सेम एज लिखनी होती है तब हम उसके नीचे रिपीट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे संधि, स्वर संधि, और स्वर संधि में पहला लिखाया दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तो ऐसे गुण लिखा, और फिर इसका रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन में, है ना। वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, अभी क्लियर हुआ बेटा ये? अगला होता है 17, इसको कहते हैं रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह या फिर रेखांकित, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको अंडरलाइन। क्या कहा जाता है बेटा? अंडरलाइन, है ना। यानी कि वाक्य में जितने शब्द को परिभाषित करना है उसके नीचे हम रेखा खींचते हैं, और उसी को हम अंडरलाइन या फिर रेखांकित चिन्ह के नाम से जानते हैं। जैसे रमेश के भाई सुरेश ने दूध पिया, तो यहां पर रमेश के भाई सुरेश, इतने शब्द को परिभाषित करना है तो इसके नीचे अपन ने रेखा खींची, और इसी को हम रेखा चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी बेटा? और भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं, है ना। एक और समझ लें, लास्ट समझ लेते हैं। 17 हो चुके हैं, 18 अपन पढ़ लेते हैं, बाकी एक आध दो और भी है। मैंने पहले ही कहा था कि इम्पोर्टेंट पे अपन चर्चा करेंगे, बाकी अन्य से अपन को कोई मतलब नहीं है। अपना समय भी हो चुका है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला नंबर का आता है जिसको कहते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या कहेंगे बेटा? समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, और इसके कई प्रकार के निशान होते हैं, इसको एंड पॉइंट्स कहते हैं। एंड पॉइंट्स या एंड मार्क्स के नाम से जानते हैं। जैसे या तो स्वतंत्र रूप में 2 या 3 की संख्या में आएंगे ये हमेशा, कभी भी स्वतंत्र रूप में इनका प्रयोग ही होगा, ये भी ध्यान रखना है। कभी भी किसी वाक्य के रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, मैंने जो बनवाए हैं वो भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। और इनका प्रयोग किसी भी ग्रंथ, है ना, या किसी पुस्तक या किसी पुस्तक के अध्याय की समाप्ति हो तो उस समाप्ति के समय पर हम इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए, यहां तक किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो पूछ सकता है। अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो इससे कुछ शुद्ध अशुद्ध वाक्यों पर भी अपन चर्चा